ऑलराइट, चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं आनंद राठी वेल्थ की म्यूचुअल फंड हेड श्वेता रजानी। श्वेता, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और हमारे साथ दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। मैं निखिल सिंह साहब से बात कर रही हूँ फिलहाल फ़ोन लाइन पर, और वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निखिल नमस्कार, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं मैडम सागर से बोल रहा हूँ। ओके, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज आपके पास है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, डीएसपी का मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल, एसबीआई गोल्ड फंड, एक्सिस ब्लू चिप और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है आपके पास, राइट? जी मैडम। चलिए, फ़िरोज़ तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन फ़िरोज़ की ही टीम की श्वेता हमारे साथ हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगी। तो काफ़ी मिलती जुलती रणनीति ही होंगी इनकी फ़िरोज़ से। और मुझे बस इतना जानना है आपसे कि क्या कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा निखिल? निखिल, रुपीज। सॉरी, मैं सुन नहीं पाई। वापस 3 कहेंगे करोड़। आप? 3 करोड़। 3, यस। ओके ओके। कितने सालों में? 15 ईयर्स में मैडम। 15 साल में। ओके, 15 साल में आपको चाहिए 3 करोड़। निवेश बढ़ा पाएंगे आप? हाँ जी मैडम, मैं बढ़ा सकता हूँ। ऑलराइट, चलिए श्वेता, फंड्स तो आप बताइएगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ज़रा ये भी समझा दीजिए कि 15 साल में 3 करोड़ अगर आपको चाहिए तो किस तरह से निवेश बढ़ाना होगा। और दूसरा, देखिए, एक कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट होता है जो हमें कुछ सालों में दिखना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी इनको फ़ायदा होगा। अपना निवेश अगर बढ़ाते हैं साथ में तो और भी अच्छा है। बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आइडियली कितना होना चाहिए 3 CR के लिए 15 साल में? और कैसे, अगर आप अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब मुमकिन हो सके कीजिए, लेकिन एक कंपाउंडिंग का फ़ायदा जो कि हम मिलता हुआ देखते हैं वो कब से किक इन होता है पोर्टफोलियो में, ये भी बताइएगा। जी कविता जी। निखिल, आपकी आपके प्रश्न के लिए सबसे पहले तो जो आप आज के दिन पे जहां तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप 31,000 की हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं। अब इक्विटी में जैसे कविता बता रही थी कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट प्ले होता है, वो जरूर होता है। तो अगर मैं कहूँ 10 साल में आप जो 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं वो आपको 70 लाख तक पहुंचा देगी। अगर यही आप 15 साल तक कर रहे हैं, और क्योंकि आप अगले 5 सालों के लिए और 30,000 हर महीने इकट्ठा करेंगे, तो आप करीबन इस हिसाब से 1,20,00,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। अब अगर आपको आपका लक्ष्य 2 करोड़ या 3 करोड़ पे पहुंचना है, समझ लीजिए 3 करोड़ के आसपास आपने पहुंचना है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप आज के दिन पे 30,000 से बढ़कर अपनी एसआईपी की अमाउंट को 60,000 कर लें। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर साल आप 20% से अपनी एसआईपी को बढ़ा दें। 15 से 20% तक आप एसआईपी को अगर बढ़ा देंगे तो आप अपने लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाएंगे। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, मैं आती हूँ आपके फंड्स में। अब आपके फंड्स में वैसे तो काफी अच्छे फंड्स हैं। दो चीजें जो मैंने देखी जो आप अवॉइड कर सकते हैं। एक है, आपके पास हाइब्रिड फंड है। जैसे आपके पास ये एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड है। अब इसमें क्या हो जाता है, ये 100% इक्विटी नहीं है, इसमें इक्विटी भी है और डेट है, हाइब्रिड है। तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी समझ से आप शायद अलग से डेट इन्वेस्टमेंट एफडी पीपीएफ चाहे जो हो जाए वो एक कर रहे होंगे। तो अगर ये आपका खाली इक्विटी एलोकेशन है तो आप एक प्योर इक्विटी फंड चुनें। दूसरा, आपके पास एक गोल्ड का एलोकेशन है, एसबीआई गोल्ड फंड। अब अगर गोल्ड आपको कंजम्पशन के लिए चाहिए, आप शादी के लिए बचा रहे हैं या फ्यूचर में आप कंज्यूम करेंगे, ज्वेलरी बनाएंगे, उसके लिए कर रहे हैं, तो गोल्ड जरूर रखें। 5% होना चाहिए पोर्टफोलियो का, उससे बढ़कर ना रखें, क्योंकि कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता होगी। और अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए है तो फिर आप गोल्ड अवॉइड करके प्योर इक्विटी फंड में रह सकते हैं। 15 साल का समय है, इक्विटी आपको गोल्ड से बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है। तो एसबीआई गोल्ड फंड के बदले में आप प्योर इक्विटी फंड ले, या अगर आपने गोल्ड में ही रहना है तो गोल्ड ईटीएफ ले, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा पोर्टफोलियो में। तो दो बदलाव, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज और एसबीआई गोल्ड। इसके अलावा जो 3 स्कीम्स हैं आपने चेंज करनी है, एक्सिस ब्लू चिप, डीएसपी मिड कैप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। यहां आप एसआईपी रोक दें। इनके जगह पर आप जो स्कीम्स इन्वेस्ट कर सकते हैं
वो डीएसपी की इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, एचडीएफसी की फोकस 30 फंड और एक क्वांट की वैल्यू फंड है। इनमें आप निवेश कर सकते हैं। निखिल मेरे साथ फोन लाइन पर है। निखिल, कोई सवाल पूछना है आपको? जी जी मैडम, जी, मुझे एक पूछिए। प्रश्न पूछना है। हाँ। वो सवाल ये है कि हमारा एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें 9,000 की हमारी एक एसआईपी और चल रही है। कोटक का फंड है स्मॉल कैप का। ओके ओके। अभी मैंने देखा कि उसमें जो परफॉर्मेंस है, उसमें जो फंड मैनेजर थे, फंड मैनेजर पंकज सिब्रीवाल जी, वो चेंज हो गए। हाँ तो बिल्कुल। क्या मुझे उस फंड में रहना चाहिए एट प्रेजेंट, या उससे निकल जाना चाहिए? तो ऐसे में श्वेता देखिए, आपने तो होल्ड करने की सलाह में इनको एक स्मॉल कैप फंड तो दिया ही हुआ है एसबीआई का। अब इसके अलावा क्या कोटक का भी इनको होल्ड करना चाहिए? हालांकि फंड मैनेजर का जो बदलाव है वो काफ़ी अहम होता है और अच्छी बात है, ये काफ़ी जागरूक निवेशक हैं, इन्होंने फंड मैनेजर के बदलाव को नोटिस भी किया है और साथ ही शायद फंड मैनेजमेंट स्टाइल को भी ऑब्जर्व करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, क्या आपको लगता है एक और स्मॉल कैप की जगह है, और अगर है तो क्या वो फंड कोटक स्मॉल कैप रह सकता है? जी। निखिल, आपके पोर्टफोलियो में देखें, वैसे तो करीबन 10-15% के आसपास का स्मॉल कैप एक्सपोजर होगा। अब 20% तक स्मॉल कैप रखना ठीक है पोर्टफोलियो में। तो उस हिसाब से मैं कहूंगी आप रख सकते हैं कोटक का स्मॉल कैप फंड, मतलब दूसरा स्मॉल कैप फंड आप जोड़ सकते हैं। कोटक का ही स्मॉल कैप फंड आप जारी रखें उसमें। हाँ, फंड मैनेजर में बदलाव आया है, उसको उस चीज को करीबन 1 साल हो चुका है और उस बदलाव के बाद भी हमने देखा कि फंड की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। फंड की स्ट्रैटेजी में ज्यादा बदलाव नहीं है। तो मेरी राय होगी आप उसे कंटिन्यू करें। बेस्ट निखिल, मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे साथ मनदीप सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनदीप जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं मनदीप सिंह बोल रहा हूँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? आप कहीं पोस्टेड हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं पोस्टेड हूँ इस टाइम मैडम, मैं तेलंगाना में। तेलंगाना में हैं आप? चलिए, आपने समय निकाला अपना सवाल हमें पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद आपका हमें सुरक्षित रखने के लिए। सर आपका सवाल मेरे पास है। आपने तमाम फंड्स की डिटेल्स दी हैं। 20,000 की आप एसआईपी भी कर रहे हैं, 10 साल तक आप होल्ड करना चाहते हैं। सर ये बताइएगा कितना पैसा आपको इकट्ठा करना होगा इस पोर्टफोलियो में से? तकरीबन 50 to 70 लाख फीस करना है। 60 से 70 लाख सर आपको चाहिए होंगे। कोई खास लक्ष्य जिसके लिए आपको ये पैसों की ज़रूरत होगी? नहीं, मैं 60 ईयर ओल्ड होने के बाद मेरे पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। अच्छा, तो मैं इसी रिगार्ड से पूछ रहा हूँ, क्या इसको मैं जो फंड मैंने दिए हुए हैं वो अच्छे ओवरलैप फंड तो नहीं है, मतलब ठीक है कंटिन्यू कर सकता हूँ या कुछ चेंज करने की जरूरत है? सर एक चीज़ जाननी है मुझे, इन पैसों में से आपको रोजमर्रा की तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज उसके लिए शायद आपको पेंशन तो एक मिल ही जाएगी। ओवरऑल अबव कमाई के लिए आप इस फंड को देख रहे हैं ना, इस कॉर्पस को देख रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो काफ़ी क्लैरिटी श्वेता इनके सवाल में, आप क्या रिकमेंड करेंगी? जी। सर, आपके पोर्टफोलियो के लिए पहले तो आपने कहा जो आपका लक्ष्य है वो 60 से 70 लाख का है। आज के दिन पर आप 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर मैं इक्विटी का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न जो रहा है उन्हें जोड़ के देखूं क्या आंकड़े आते हैं, तो करीबन इस हिसाब से आप 20 लाख के आसपास के एक गोल वैल्यू पर पहुंच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर हम 20,000 की जगह आज के दिन पर अगर 60,000 की एसआईपी कर लें तो हम हमारे लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप आज नहीं कर सकते हैं तो जब भी आपके पास कोई लमसम वैल्यू जमा हो उसे आप इक्विटी फंड में निवेश करें और हर साल कम से कम अपनी एसआईपी प्रतिशत से बढ़ाने की कोशिश करें। तब आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। दूसरा, मैं आपके फंड्स पे आती हूँ। मैं पोर्टफोलियो आपका देख रही थी, यहाँ पर मैंने देखा करीबन यहाँ 60% के आसपास के आपके पास मिड एंड स्मॉल कैप की एलोकेशन है। तो एक पोर्टफोलियो में जो मार्केट कैप की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। कई सारे आपके फंड्स मिड कैप स्मॉल कैप नेचर के हैं। तो वहां मैं कहूंगी आप उन्हें रिड्यूस करें वो एलोकेशन। आप 40% या 45% का मिड स्मॉल एलोकेशन रख सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड
से बेहतरीन रिटर्न आपको एक एक्टिव फंड में मिल सकते हैं, जहां फंड मैनेजर रेगुलरली एक इंडेक्स के बाहर जाकर भी सेक्टर और स्टॉक्स के एलोकेशन लेता है। तो जो फंड्स आप जहां एसआईपी रोक सकते हैं वो फंड्स होंगे मोतीलाल का S&P 500 इंडेक्स फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर आप अपनी एसआईपी स्टॉप कर लें। इसके जगह पर आप एक कोटक का मल्टी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 हाँ लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स बताए हैं एक बैलेंस लाने के लिए पोर्टफोलियो में। मनदीप सिंह जी, आपने सलाह सुनी सर। अगर आप अभी नहीं नोट डाउन कर पाए हैं फंड के नाम तो कोई बात नहीं, ये शो वैसे हम हमारे चैनल के यूट्यूब पर भी डालते हैं, वहाँ भी आप अपनी सलाह वापस सुन सकते हैं। कोई और सवाल पूछना चाहेंगे आप? नहीं मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर आपको, और सभी सैनिक भाइयों को प्रणाम हमारी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, थैंक यू। चलिए इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो झटपट अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट, चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। श्वेता रजानी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। और श्वेता, हमारे पास अब अगले दर्शक जिनका सवाल हम ले रहे हैं पंकज हैं। अल्पना के नाम से आपके पास इनका सवाल होगा श्वेता। इन्होंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4000 रुपीज़ की एसआईपी यहाँ डाली हुई है। उसके बाद एक लार्ज और मिड कैप भी है इनके पास मोतीलाल ओसवाल का। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, ऐसा इंफ्रा में डाल रहे हैं ये। HDFC फ्लेक्सी भी इनके पास है। महिंद्रा मनुलाइफ का कौन सा फंड होगा? महिंद्रा मनुलाइफ का कौन सा फंड होगा? हमारे साथ फोन लाइन पर पंकज जी हैं। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप मैम। मल्टी कैप फंड है उसका। चलिए ठीक है। 20 साल में आपको कितना करना है सर कॉर्पस इकट्ठा? मैम 2 करोड़ का लेके चल रहा हूँ। 2 करोड़ ना, ठीक। कितना स्टेप अप कर पाएंगे सर? 10% करूँगा, 10% और भी कर सकता हूँ। ओके, कोई खास वजह आपने इंफ्रा फंड को पोर्टफोलियो में जगह दी है? क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक फंड है देखिए, तो आपने और इस सेक्टर का एक्सपोजर आपको आपके लार्ज एंड मिड कैप में भी मिलेगा, आपको फ्लेक्सी में भी मिल जाएगा, मल्टी कैप में भी मिल जाएगा। तो आपने अलग से एक रणनीति क्यों इंफ्रा फंड में चुनी है? कोई खास वजह? थीमेटिक मतलब सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर शायद अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने सोचा था। लेकिन मतलब आप जैसा एडवाइस करें। कंसंट्रेशन होता है देखिए एक सेक्टर में, तो न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा मार्केट दिखाता है, जिसका इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके म्यूचुअल फंड पे। ये बात तो पता होगी आपको जी। चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें श्वेता क्या रिकमेंड करेंगी? जी सर, आपके पोर्टफोलियो में वैसे तो आपने जो लक्ष्य कहा है 2 करोड़ का है, और जिस हिसाब से आज की एसआईपी चल रही है करीबन 11,000 की एसआईपी चल रही है हर महीने। तो अगर 20 साल में देखें और एवरेज इक्विटी का रिटर्न जोड़ के देखें तो आप मेरे हिसाब से करीबन 1.1 करोड़ 1.2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 10 से 15% से स्टेप अप कर सकते हैं अपनी एसआईपी को, तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा स्कीम्स पे मैं आती हूँ। सबसे पहले जो मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर एक एएमसी कंसंट्रेशन है। जैसे आपके पास मोतीलाल की 2 फंड्स हैं जहां आप एसआईपी कर रहे हैं, 11,000 में से 5,000 तो हर महीने एक ही एएमसी में जा रहा है। अब देखिए ये एक एएमसी में आप कितनी एलोकेशन दे, एज अ हाइजीन फैक्टर मैं कहूंगी 20 से 25% से ज्यादा किसी भी एएमसी में या किसी भी स्कीम में या किसी भी फंड मैनेजर के फंड में नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से एक जो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है वहां मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एसआईपी रोक दें। दूसरा कि जैसे कविता भी बता रही थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आपका, वहां पर आप एक तरह से देखें तो एक सेक्टर की आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। हालांकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ऐसे होते हैं जो प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले नहीं होते हैं, वहां भी आप देखोगे तो 8 से 9 सेक्टर की एलोकेशन होती है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो के लिए
टाइमिंग आप शायद नहीं कर पाएंगे कि कब वो एक सेक्टर की साइकिल प्ले आउट कर पा रही है और आप वहां से निकल जाएं सही समय पे। तो इस हिसाब से मैं कहूंगी आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी अपनी एसआईपी रोकें। इसकी जगह पर जो आप ऐड कर सकते हैं, आप एक एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड जोड़ ले पोर्टफोलियो में, और इसके अलावा एक क्वांट का वैल्यू फंड ऐड कर सकते हैं। चलिए पंकज जी, कुछ और पूछना है आपको? फंड कौन सा बताया हुआ? देखिए, फंड्स के नाम हम यूट्यूब पर शो जब अपलोड करेंगे वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये शो लगातार हमारे चैनल के यूट्यूब पर जाता है। ऑल द बेस्ट पंकज जी। आगे बढ़ते हैं और सिद्धेश्वर जी का मैं सवाल लेती हूँ। श्वेता, इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है और 7,000 रुपये हर महीने के लिए कैसे SWP की जा सकती है और कितना अमाउंट उसके लिए इन्वेस्ट करना होगा 10 साल तक। धनबाद झारखंड से अपना सवाल इन्होंने भेजा है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरे ख्याल से जो एक ट्रैजेक्टरी इन्होंने फॉलो की है वो भी बहुत अच्छी है, बिकॉज इनको एग्जैक्ट अमाउंट जानना है कि कितना उनको निवेश करना होगा। 7,000 रुपये 10 साल के बाद निवेश के इनको चाहिए होंगे SWP से। श्वेता जी, सिद्धेश्वर जी देखिए, 60,000 आप कह रहे हैं हर महीने। सबसे पहली चीज तो आपका जो भी एक्सपेंसेस हैं, शायद आप ये घर खर्च के लिए या आपके आम हर महीने के खर्च के लिए आपने 60,000 की एक वैल्यू जोड़ी होगी। इसमें बस ध्यान रखना है ना कि यहाँ इन्फ्लेशन आपने ऐड किया है कि नहीं। तो अगर आज के दिन पर आपका जो भी खर्च है वो 60,000 का है, तो उसमें इन्फ्लेशन जोड़कर आपको जो चाहिए होगा 10 साल बाद, वो वैल्यू थोड़ी बड़ी हो सकती है। अगर आपने ऑलरेडी इन्फ्लेशन को कवर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम 60,000 हर महीने की बात कर रहे हैं तो हम करीबन 7,20,000 की आपको एक एनुअल वैल्यू चाहिए होगी, जो आप विड्रॉ करेंगे SWP के जरिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए। अब जो आमतौर पर हम कहते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो आपको 25-30 साल तक चलती रहे, प्रिंसिपल वैल्यू पे कोई आंच ना आए, तो आपका जो विड्रॉल रेट होना चाहिए वो 4% का होना चाहिए। ये हो गई एक चीज कि आपकी विड्रॉल वैल्यू 4% ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू से ज्यादा नहीं है हर साल। लेकिन आपको इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है। तो हम कहेंगे आपकी आमतौर पर इन्फ्लेशन चलती है, खैर CPI नहीं, लेकिन आमतौर पर हमें जो मैटर करती है वो 6-7% के आसपास की तो होती है, और उसके ऊपर पोर्टफोलियो को कुछ एक्चुअल रिटर्न भी बनाना चाहिए। तो अगर आप 9 से 10% का एक पोर्टफोलियो का रिटर्न भी पकड़ रहे हैं और आपको 7,20,000 हर साल विड्रॉ करना है, तो मैं करूंगी करीबन करीबन आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो आपने आज निवेश करनी चाहिए वो 1.5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू पे कोई आंच नहीं आएगी। 20-25 साल तक आप 60,000 हर महीने, या आपको वो 60,000 को 70,000 80,000 भी कर लेना हो हर महीने, तो कोई कोई प्रिंसिपल वैल्यू पे आंच नहीं आएगी। ये एक हो गया। इसके लिए मैं आपको एक पोर्टफोलियो भी बता देती हूँ कहाँ आप निवेश करें। HDFC का डिविडेंड यील्ड फंड, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक एमर्जिंग फंड और क्वांट का एक्टिव फंड, ये 4 पोर्टफोलियो फंड्स के आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं शुरुआत अगर आप अभी कर रहे हैं तो। और आपकी जो भी SWP के लिए आवश्यकता होगी, आप समझे आप कह रहे हैं 11वें साल में आपको SWP की जरूरत है, तो जैसे ही 10वां साल आपका शुरू होता है, आप उस समय पे क्या करना, आपको जो भी अगले 2 साल के लिए SWP की वैल्यू होगी, करीबन 15 लाख समझ लीजिए आपके केस में, उतना अमाउंट इक्विटी फंड से निकाल के आप आर्बिट्राज फंड में या किसी भी डेट फंड में रख देना कि मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके अगले 2 साल की जो भी आपकी SWP की रिक्वायरमेंट है उस पर कोई आंच नहीं आ रही। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आपका जो भी लक्ष्य है आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं श्वेता, और चंदन कुमार का मैं सवाल लेती हूँ। इन्होंने बिहार से अपना सवाल हमें भेजा है और कुछ फंड्स जो पोर्टफोलियो में डाले हैं उसका ये रिव्यू चाहते हैं। 6 म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा रखे हैं। SBI का स्मॉल कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी है इनके पास, और SBI का मैग्नम मिड कैप है, ICICI प्रू का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड इन्होंने ले रखा है। और ये कह रहे हैं 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे और
ये जानना चाहते हैं, ये फ़िलहाल 30 साल के हैं और 30 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते थे। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि रिटायरमेंट जैसा इनका कोई पोर्टफोलियो होगा, हालांकि कॉर्पस कितना इकट्ठा करना है जानकारी नहीं दी है। तो बताइएगा इनके पास हाँ बस मिड कैप और स्मॉल कैप्स ही हैं पोर्टफोलियो में, बेस पोर्टफोलियो तो इनका है ही नहीं। स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी इनको अपने इन्वेस्टमेंट में, श्वेता? कविता जी, बिल्कुल। मैंने भी जब फंड्स देखे तो पहले मेरी नजर यही गई कि इनका अगर पोर्टफोलियो में वैल्यू के हिसाब से देखूं तो ये 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 की एसआईपी खाली मिड एंड स्मॉल कैप में है। तो करीबन 90% का पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप स्कीम में जा रहा है। और हालांकि मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स में भी थोड़ा बहुत लार्ज कैप होता है, लेकिन अंडरलाइंग अगर हम देखेंगे तो इनका पोर्टफोलियो 75% के आसपास मिड एंड स्मॉल कैप है। तो चंदन जी, बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो आपने बना रखा है। अगर एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो नहीं है ये। अगर आप एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो 50 से 75% आपके पास लार्ज कैप होना चाहिए। बाकी आप चाहें तो मिड स्मॉल फंड्स रख सकते हैं। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहले मेरी सलाह आपको ये है कि 3 फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई मैग्निम मिड कैप, यहाँ पर आप एसआईपी रोक दें। और इसके अलावा जो एक फंड है आपका, वो भी एनर्जी सेक्टर का फंड है, जहां पर आप एक सेक्टर कॉल ले रहे हैं। मतलब अगर वो सेक्टर नहीं चला या जब चल गया तो सही समय पे उसमें से निकल जाना होगा। जो अगर आप रोज अपना पोर्टफोलियो नहीं ट्रैक करते और खासकर आपको अगर एनर्जी सेक्टर का इतना ज्ञान नहीं है तो आप वो मिस आउट कर सकते हैं सही टाइमिंग जो है। तो इसीलिए जो आपका एनर्जी फंड है वहां पर भी आप एसआईपी रोकें। इसके जगह पर आप जो ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप जोड़ लें एक एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड और कॉन्ट का लार्ज कैप फंड। तो 3 लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स आप ऐड कर दें और फिर आपके पास बाकी के 2-3 स्मॉल मिड एंड स्मॉल कैप फंड रहेंगे। ऑलराइट, चलिए चंदन कुमार को आपने ये सलाह दी है और इसी के साथ श्वेता, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं थामने का हमारा समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और तमाम दर्शकों को आप भी अपना पोर्टफोलियो हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपने सवाल बस हमें व्हाट्सएप कर देने हैं और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही तमाम फाइनेंशियल डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि हम आपको सही और सटीक सलाह भी हमारे शो पर जो है वो दिलवा सकें। के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर बजट के मौके पर हम दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में क्या क्या चाहते हैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने बात की है कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश शाह से और जानेंगे कि बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं और टैक्स पेयर के लिहाज से हो, मार्केट एक्सपर्ट के लिहाज से हो या इकॉनमी के लिहाज से हो, क्या कुछ उनकी गुजारिश है वित्त मंत्री साहिबा से। छोटे से ब्रेक के बाद और साथ ही तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की भी ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।